सीएम धामी का नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम। डिप्टी जेलरों बंदी रक्षकों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी ने दिए नियुक्ति पत्र। लोकसभा चुनाव के बाद होंगे नगर निकायों के चुनाव। विशेष अनुमति होगी सरकार की। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव का जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। उत्तराखंड में पेंशन पाने वाले लोगों के लिए सीएम धामी का बड़ा ऐलान। अब हर महीने पेंशन धारकों के खाते में आएंगे पैसे। 4 मार्च से चलेगी हरिद्वार तक स्पेशल मेमू ट्रेन। मुख्यालय के आदेश पर 3 दिन आगे बढ़ाया गया आदेश और ट्रेन के संचालन से हरिद्वार के सिख परिवारों को मिलेगी सुविधा। राजभवन में 3 दिवसीय बसंतोत्सव का शुभारंभ। आम जनता के लिए खुला रहेगा राजभवन। विभिन्न प्रजाति के फूलों की प्रदर्शनी। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 3 मार्च तक प्रदेश भर में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। देहरादून से खबर। सड़कों पर उतरे तमाम बेरोजगार। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर ही प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री आवास कूच किया और सीएम आवास से पहले ही प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। मांगों को लेकर बेरोजगार संघ में आक्रोश। अपनी मांगों को लेकर नाराजगी। इस प्रदर्शन के जरिए लंबे समय से मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। तो सीएम आवास का कूच किया और पहले ही प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। तो मांगों को लेकर बेरोजगार संघ में आक्रोश और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लंबे समय से मांग की जा रही है सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। सड़कों पर उतरे तमाम बेरोजगार। तो अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का भी कूच किया और अपने मांगों को प्रदर्शन के जरिए व्यक्त करते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने इस बीच रोकने का भी प्रयास किया प्रदर्शनकारियों को। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर से खबर सामने आ रही है। 4 मार्च से चलेगी हरिद्वार तक स्पेशल मेमू ट्रेन। 1 मार्च को चलने वाली थी और स्पेशल मेमू ट्रेन मुख्यालय के आदेश पर 3 दिन आगे ये डेट बढ़ा दी गई है। आदेश करीब दोपहर 1:50 पर ये ट्रेन चलाई जाएगी और हर स्टेशन पर रुकते हुए शाम करीब 7:15 पर सहारनपुर पहुंचेगी। ट्रेन के संचालन में हरिद्वार के सिख परिवारों को अब सुविधा मिल सकेगी। तो फतेहगढ़ साहिब, कीरतपुर साहिब, आनंदपुर साहिब में ये ट्रेन रुकेगी। फिलहाल स्टॉपेज बनाया गया है। ट्रेन के संचालन से हरिद्वार के सिख परिवारों को अब सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है। लक्सर से अहम खबर। प्रदेश भर में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश भर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लक्सर और हरिद्वार देहात में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश के अलर्ट पर किसानों की फिर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किसानों की गन्ने की बुआई पर असर देखने को मिलेगा अगर बारिश होती है। रबी की फसल को भी फायदा होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो किसानों को नुकसान हो सकता है क्योंकि मौसम के मिजाज में तब्दीली। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने का अनुमान। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में मशहूर जागेश्वर धाम के पास देवदार जंगलों की कटाई लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है, जिसका लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। मानसखंड परियोजना मास्टर प्लान में सड़क चौड़ा करने के लिए पेड़ काटने की योजना है और इसके दायरे में करीब 1000 पेड़ आ रहे हैं, जिसको काटने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध भी शुरू किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मशहूर जागेश्वर धाम के पास देवदार के करीब 1000 पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। मानस खंड परियोजना मास्टर प्लान में सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटने की योजना है। यहाँ देवदार के जंगलों को दारू कावन भी कहा जाता है। लोगों ने और पुजारियों ने उन्हें काटने का विरोध किया है। सरकार जागेश्वर कॉरिडोर बना रही है, उससे लोगों में उत्साह तो काफ़ी था, पर जिस तरीके से सरकार पेड़ काटने की बात कह रही है, पेड़ ही जागेश्वर के सौंदर्य हैं और यदि सौंदर्य ही मिटा दिया जाएगा तो कंक्रीट का जंगल खड़ा करने से कोई कॉरिडोर की शोभा नहीं होगी। इसलिए स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दारू का वन के नाम से जागेश्वर है और दारू का वन बना ही रहना चाहिए किसी भी स्थिति में, उसका विस्तार ही होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों ने सरकार को सलाह दी है कि जंगलों को बचाने के लिए बाईपास या वन वे सड़क बनाई जाए। हम उसका विरोध करते हैं। अगर यहाँ पर दारू वन को हटाया गया तो विनाश आ सकता है उसमें, क्योंकि भोलेनाथ इस क्षेत्र में जागृत अवस्था में हैं और दारू वन में बसे हुए हैं। हजारों साल प्राचीन देवदार का यहाँ वन है और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, प्रशासन से, कि जागेश्वर धाम के जो दारू वन हैं, देवदार के वृक्ष हैं, उनको न काटा जाए और यहाँ पर बाईपास सड़क बने, जिससे कि ये क्षेत्र की सौंदर्यता बरकरार रहे। पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी लगभग 1000 पेड़ों का चिन्हीकरण करके इन्हें काटने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हम समस्त क्षेत्रवासी खुलकर विरोध करते हैं एवं जो वर्तमान सरकार है इसे भी इसे एक पर्यावरण के लिए हित सोचकर इन पेड़ों को काटने के सिवा कुछ और ऐसे कुछ प्रस्ताव देखने चाहिए या फिर ऐसी कुछ और सुविधाएं देखनी चाहिए। यहाँ से कई रोडें ऐसी हैं जो सोलिंग होनी है और जो कई जगह से बाईपास निकल सकता है बिना पेड़ काटे, बिना सब कुछ किए हुए। ये अपना जो है जो बाईपास हैं उनमें डामरीकरण करें और इसको वन वे करें। वन वे करके इधर से गाड़ी आए, दूसरे मंदिरों के दर्शन करते हुए बाहर हाईवे में निकल जाएं। मानस खंड परियोजना मास्टर प्लान में आरतोला से जागेश्वर तक 3 किलोमीटर सड़क चौड़ी करने की योजना है। तो आखिर विकास के नाम पर पेड़ों की कुर्बानी क्यों? बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। पैसे निकालने वाले एटीएम के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने हेल्थ एटीएम के बारे में सुना है? दरअसल ये अनोखा एटीएम नैनीताल में लगाया गया, जिसमें शरीर की छोटी से छोटी बीमारी भी तुरंत पता चल जाएगी। क्या है इस हेल्थ एटीएम की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में नैनीताल के जिला अस्पताल में हेल्थ एटीएम लगाया गया है। यह आधुनिक मशीन ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल, शरीर का तापमान, बीएमआई और ईसीजी जैसी जांच कुछ ही मिनट में कर सकती है। टच स्क्रीन कियोस्क यानी मशीन के इस्तेमाल में मरीजों की मदद के लिए एक ऑपरेटर तैनात रहता है। सर, मैं अभी जांच कराने अपनी आया इस मशीन के द्वारा, तो इस मशीन ने कुछ ही समय में सारी जांचें मेरे को इसमें दिखा दी और मेरे को कहीं इधर उधर के ज़्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़े। जैसे बीपी के लिए इधर जाना है, शुगर के लिए या अपने ऑक्सीजन लेवल के लिए चेक करानी, इधर उधर जाना है दूसरे डिपार्टमेंट में। इस मशीन में सारी ही चीज़ें मेरे को मिल गई। इन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया है, जिसमें मेरा क्या कहते हैं आप ब्लड प्रेशर लिया है, मेरा ऑक्सीजन लेवल लिया है और आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर लिया है, वजन लिया है, ईसीजी लिया है और इसको कुछ ही मिनटों में ये हो गया है, 4-5 मिनटों। अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके मरीज कुछ ही मिनट में मोबाइल फोन पर मुफ्त रिपोर्ट पा सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास एक मशीन है, इसको हेल्थ एटीएम नाम दिया गया है। तो ये हमारे जो नॉन इन्वेसिव हमारे जो पैरामीटर्स है बॉडी के, वो यहाँ पे चेक करके हम पेशेंट्स को बताते हैं। जो पेशेंट्स रूटीन टेस्ट पे आते हैं, जैसे कि किसी को बीपी चेक करवाना होता है, किसी को सैचुरेशन, टेम्परेचर, ईसीजी, तो ये इजीली उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, हम इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एटीएम मशीन जो है ये हमें देहरादून से मिली, हमारे डायरेक्टरेट से, और गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है ये। जिस तरह आपने देखा होगा कि एटीएम में हम एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं, इसीलिए अस्पताल में भी ये लगी हुई है और इसमें भी ये है कि कोई भी अगर पेशेंट या उसका अटेंडेंट आ रहा है और वो एक अपनी जनरल बॉडी में एक चेकअप चाहता है तो एटीएम मशीन को ले सकते हैं।
ये मशीन 99% सटीक जानकारी देती है। इसे उत्तराखंड के 7 और जिला अस्पतालों में लगाया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने अगले 3 दिन उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश होने का अनुमान जताया है। हिमपात की संभावना भी व्यक्त की गई है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक आकाशीय बिजली के साथ साथ भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने एक और 3 मार्च को येलो अलर्ट जारी किया है और 3 मार्च के बाद से पहले 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास देहरादून में आयोजित हुए कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का डीबीटी माध्यम से हस्ताक्षर किया और करीब इस दौरान सीएम ने 8,36,603 लाभार्थियों को कुल 125 करोड़ रुपए पेंशन भेजी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक विभाग की सभी पेंशन हर तीसरे महीने जारी की जाती थी। कई बार बजट नहीं होने के चलते इससे ज्यादा समय भी लग जाता था और इससे पेंशनर्स को दिक्कतें होती हैं। विभाग ने पेंशन हर महीने जारी करने की व्यवस्था कर दी। इसी क्रम में आज मार्च की शुरुआत में फरवरी माह की पेंशन ऑनलाइन माध्यम से पेंशनर्स तक भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्व में मिलने वाली धनराशि को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। पूर्व में पेंशन का भुगतान 3 माह के अंतराल पर होता था और हर माह पेंशन सीधे लाभार्थियों के खाते में आएगी और इस योजना का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी बड़े बुजुर्गों को यहाँ से मैं आज प्रणाम भी करता हूँ। सबको मेरा प्रणाम कि एक नई व्यवस्था ये प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये संकल्प लिया था कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को हम पेंशन देंगे। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री में सख्ती यानी कि रोकने के निर्देश जारी किए हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सचिवालय में आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आबकारी आयुक्त डॉक्टर प्रशांत आर्य को शराब की बिक्री पर बरामदगी की निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने चेक पोस्ट पर निगरानी के लिए CCTV लगाने के निर्देश दिए और रिपोर्ट रोज मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भेजने के लिए कहा। और डॉक्टर पुरुषोत्तम ने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर रोज सभी जिलों में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की रिपोर्ट अपलोड करने के भी निर्देश जारी किए हैं। आबकारी अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिनों में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की और मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समाज कल्याण विभाग में चयनित 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों और 3 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा निरंतर सरकारी रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां करवाई जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भी निरंतर चल रहे हैं और विभिन्न सरकारी विभागों में जो खाली पड़े पदों को भरने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में मेहनत परिश्रम
करने वाले आज सभी मेहनती युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों से जीवन में हमेशा अनुशासन रखे जाने की बात कही और कहा कि स्वयं में अनुशासन रखकर हम आम जन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करवा सकते हैं और अपनी सेवाओं के दौरान अच्छे काम करके दिखाना है ताकि हम अपनी सेवाओं से अंत्योदय के सिद्धांत को पूर्ण कर सकें। सरकारी स्कूलों से छात्रों की लगातार कम होती संख्या और शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने व्यक्तिगत प्रयास से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। कोटद्वार के राजकीय जूनियर हाई स्कूल नगर में तैनात प्रधानाचार्य नसीम अहमद भी उन्हीं शिक्षकों में से एक हैं जो जिस भी विद्यालय में तैनात रहे वहां उन्होंने शिक्षा का अच्छा माहौल बनाते हुए छात्रों की संख्या बढ़ाने का काम किया और इस कार्य को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 2023 का शैलेश मटियानी पुरस्कार देने का भी फैसला किया। जब आया था तो 102 बच्चे थे और आज दो ढाई साल के अंदर बढ़ गए। ये मेरा समाज से एक अच्छा बर्ताव और एक अच्छा संबंध ही कहेंगे और उससे मैं कभी भी जो है जहाँ भी मिलता है मुझे मैं अपने छात्रों के लिए कभी कंबल बंटवा देना, कभी शिक्षण के लिए कोई कर देना, कभी स्वेटर बंटवा देना, तो इनके लिए मुझे जो है बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो लोग मान भी लेते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां दाबकी कला गांव में आयोजित बीजेपी ओबीसी मोर्चा सामाजिक सम्मेलन में राज्यसभा सांसद और डॉक्टर कल्पना सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इसके अलावा ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी सम्मेलन में शामिल हुए। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि देश में एकमात्र बीजेपी पार्टी ही है जिसने ओबीसी वर्ग के लोगों को मान सम्मान और पदों से नवाजा है। ये भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की विकास मुखी नीतियों के कारण आज भारत का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है, तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। पूर्व विधायक चैंपियन ने खानपुर और क्षेत्र की जनता से अपील की कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता भारत के पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने में अपना योगदान दें। इसके प्रति बहुत बड़ा दायित्व आपका भी है। इस देश के विकास की राह में आप सब भी सहयोग करें और जो भारत के विकास की अनेकों अनेक नीतियाँ, अनेकों अनेक योजनाएं अपने प्रधानमंत्री जी जिन्हें की घोषणा ही नहीं कर रहे, जमीन पर उतार रहे हैं और प्रत्येक उस वंचित व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वे विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी चलाते हैं। जो जनसमूह है आज अन्य पिछड़ा वर्ग का समूह, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारी राज्यसभा सांसद जी के मुख्य आतिथ्य में जो खानपुर विधानसभा में आज सामाजिक समरसता सम्मेलन किया गया, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि आज से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का शंखनाद खानपुर में प्रारंभ हो गया। चरण सिंह चौहान जी और आरडी कश्यप जी का सब लोग गीत गा रहे थे। आज भी आप देखेंगे तो लाखों की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं चैंपियन साहब का भी स्वागत करती हूँ। आइए। कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे मुख्य अतिथि जी की आज वर्चुअल बैठक है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वो कुछ समय करें, तालियां जोड़ के स्वागत करते रहे, स्वागत करेंगे। और मैं दाबकी के ग्राम प्रधान चरण सिंह चौहान जी और आरडी कश्यप जी का सब लोग गीत गा रहे थे। आज भी आप देखेंगे तो लाखों की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं चैंपियन साहब का भी स्वागत करती हूँ। आइए। कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे मुख्य अतिथि जी की आज वर्चुअल बैठक है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वो कुछ समय करें, तालियां जोड़ के स्वागत करते रहे, स्वागत करेंगे। और मैं दाबकी के ग्राम प्रधान चरण सिंह चौहान जी और आरडी मौका दिया जाए।
बढ़ते आगे, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और 4 दिनों तक चले बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में सरकार ने वर्ष 2024 और 25 के लिए उत्तराखंड का बजट पास करा दिया। पिछले साल के मुकाबले इस बार बजट में 15% की वृद्धि की गई। धामी सरकार ने सत्र में गिरोहबंद, समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक भी विधानसभा में पास करा दिया और आईटी एक्ट और उत्तराखंड चिट फंड अधिनियम जैसे करीब 14 कानून गैंगस्टर के दायरे में आएंगे। बजट सत्र के मात्र 4 दिनों के भीतर ही संपन्न होने पर राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर जनता के सवालों से बचने का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास सदन में चर्चा के लिए कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष 2 सप्ताह तक सदन को चलाने की सरकार से मांग कर रहा था और सदन में उस वक्त जमकर हंगामा शुरू हो गया। सदन में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। देखिए यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। वहीं विधानसभा में धामी सरकार ने उत्तराखंड संशोधन विधेयक को ध्वनिमत के साथ पारित करा लिया। आईटी एक्ट और उत्तराखंड चिट एंड फंड अधिनियम जैसे करीब 14 कानून गैंगस्टर के दायरे में होंगे। इसके साथ ही धामी सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक को भी पारित करा दिया है। इससे राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण की सुविधा मिलेगी। वहीं धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड का बजट भी सदन से पास करा दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बजट में 15% की वृद्धि की गई है। सरकार ने कुल 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। सरकार का कहना है कि कामकाज के लिहाज से बजट सत्र काफी ऐतिहासिक रहा, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता के सवालों से बचने के लिए सत्र को आनन फानन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कराई। कारगर निर्णय हुआ है और मेरा मानना है कि जो लंबे समय से खिलाड़ियों की एक भावना थी, उनके अभिभावकों की एक भावना थी कि आखिरकार हमारे बच्चे जब मेडल लेकर आएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए, तो उनके भविष्य को आने वाले समय में कैसे सुरक्षित रखा जाए। में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार आई है, तब से सत्र चले ही कितने दिन हैं, गिनती के दिन सत्र चलते हैं और जितने दिन सरकार सत्र चलाने की बात करती है उससे पहले ही जो अपना थैला पैक करके निकल जाती है। तो जनता के मुद्दे सदन में उठ नहीं पाते, उन पर चर्चा से सरकार भागती है, क्योंकि सरकार की जो है तैयारी नहीं रहती, क्योंकि जनहित के कोई काम किए नहीं है। तो सरकार जो है कम दिन का बजट सत्र हो या अन्य सत्र हो उसको करके केवल खाना पूर्ति कर रही है। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही को 2 सप्ताह तक चलाने की मांग की गई थी। वहीं सदन में उस वक्त जमकर हंगामा शुरू हो गया जब सदन में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने देहरादून को ही स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा रवैया बताते हुए उसे कंफ्यूज पार्टी बता दिया। वहीं कांग्रेस ने भी विधायक के बयान से पल्ला झाड़ने में समय नहीं गंवाया। सदन में चर्चा के दौरान तिलकराज बेहड़ ने कहा कि स्थायी राजधानी का विषय 24 वर्ष में भी नहीं सुलझाया जा सका है, इससे नुकसान हो रहा है। ऐसे में देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित कर इस विषय का समाधान निकाल देना चाहिए। बहुत विस्तार से मैंने उनका जवाब दिया है और आप देखिए कांग्रेस आज की तारीख में मुद्दाहीन है। एक चिरस्थायी इन्होंने 2 विषय ले रखे हैं। जब भी आप देखिए कभी भी सदन आता है चिरस्थायी मुद्दे हैं इनके पास, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, और हर बार इनको हम जवाब देते हैं। और मैं आज भी कहना चाह रहा हूं, कल भी मैंने जवाब दिया, मैं आज भी कहना चाह रहा हूं, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम कर, कहीं भ्रष्टाचार की कोई भी बात आप सामने आती है तुरंत कार्रवाई करते हैं, कड़ी कार्रवाई करते हैं। अनेकों लोगों को जेल में भी डाला है, अनेकों कड़े कदम हम उठा रहे हैं, अनेकों नियम कानून हम अपनी इस उत्तराखंड के लोगों के लिए हम ला रहे हैं।
बजट पर चर्चा चल रही थी, हमें सूचना मिलती है कि एमएलए हॉस्टल के पास एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का समाचार मिलता है। तो हम वहां गए और जहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि बच्ची बहुत छोटी थी, 12-13 साल की बच्ची थी और वहाँ उनके घर में काम करती थी और बताया गया है कि वो बच्ची चली भी गई थी कल, लेकिन उसे ज़बरदस्ती फिर लाया गया और बच्ची को अपने घर का काम वो करवाते थे बच्ची से, और आज दिन दहाड़े उस बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या कर दी गई। बड़ा दुखद है। कानून है ही कहाँ प्रदेश में? अगर राजधानी में एमएलए हॉस्टल के पास सत्र चलते हुए इस तरह की घटनाएं होती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो सरकार वादे और दावे करती है कि हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, एक बड़ा सवाल है। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि किस तरह से हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी और किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कुल मिलाकर विपक्ष के हंगामे के बीच उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हो गया है। एक तरफ जहां सरकार कामकाज के लिहाज से सत्र को काफी ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जनता के सवालों से बचने का आरोप लगाया है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार जनता के सवालों से बचने के लिए सत्र नहीं चला रही? सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस स्थायी राजधानी के मुद्दे पर कंफ्यूजन में है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।